Hello student, today I am going to solve an IS 314 biology question paper of October 2022. Maximum marks is 80 and passing marks is 28. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory. See link at description for previous year solved question paper. 1. Bacteria is included in kingdom Monera because its body has a single cell. बैक्टीरिया जीवाणु को जगत मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इनका शरीर होता है एक कोशिकीय। 2. आइजोगेमी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन संयुग्मजता प्रकार का लैंगिक जनन करने वाला जीव है सी क्लेमाइडोमोनस। 3. सीड कोड डेवलप्स फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द ओव्यूलो इनटू गैमेट्स बीजांड के इस भाग से बीजावरण विकसित होता है बीजांड आवरक। 4. इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर्स आर बी फाइटोप्लैंक्टन्स जलीय परितंत्र में उत्पादक है बी पादप पल्लवक। 5. राइजोम ऑफ जिंजर इज अ मॉडिफाइड स्टेम अदरक का कंद पौधे के तना का रूपांतरण है। 6. प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू फाइलम बी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम का फाइलम है बी प्रोटोजोआ। 7. इंडोन्यूक्लियसेस आर मॉलिकुलर सीजर्स इंडोन्यूक्लियसेस हैं आणविक कैंची। 8. गुटेशन इज परफॉर्म्ड बाई बिंदुस्राव करने वाली संरचना है सी हाइडेटोड्स। 9. एक्सप्लेन द टिश्यू कल्चर टेक्निक मेंशन द 2 एडवांटेजेस ऑफ इट उत्तक संवर्धन तकनीक की व्याख्या कीजिए, इसके 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। टिश्यू कल्चर इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कल्चरिंग प्लांट्स। इन दिस मेथड अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड टू ग्रो cells in a nutrient solution in the sterile condition of the laboratory. Tissue culture is a very fast technique. Advantages of tissue culture: the new platelets can be grown in a short period of time. The new plantlets and plants are more likely to be free of viruses and diseases. The process can be performed throughout the year. उत्तक संवर्धन पौधे की खेती के लिए एक कृत्रिम विधि है। इस विधि में पौधे के एक छोटे से हिस्से का उपयोग प्रयोगशाला में पोषक तत्व के घोल में कोशिकाओं को विकसित करने के लिए किया जाता है। उत्तक संवर्धन बहुत तेज तकनीक है। उत्तक संवर्धन के फायदे: 1. नए पौधे कम समय में उगाए जा सकते हैं। 2. नए पौधों और पौधों के विषाणु और रोगों से मुक्त होने की संभावना अधिक होती है। 3. प्रक्रिया पूरे वर्ष की जा सकती है। Which photohormone is called growth inhibitor? Name the part of the plants that produces it. Abscisic acid, leaves. किसी पादप हार्मोन को वृद्धि अवनमक कहा जाता है। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जहां इसका निर्माण होता है। एबेसिक एसिड, पत्तियां। 11. नेम एनी 2 डिसऑर्डर कॉज्ड बाय सिंगल जीन, हाउ कैन इट बी रेक्टिफाइड? एकल जीन से होने वाले किन्हीं 2 विकारों के नाम लिखिए, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। Cystic fibrosis, sickle cell anemia. It is rectified by gene therapy, drugs and meditation. Cystic fibrosis, sickle cell anemia, इसे जीन थेरेपी, ड्रग्स और मेडिटेशन से ठीक किया जाता है। 12. मैच द फॉलोइंग पिकिंग अप 1 फ्रॉम ईच कॉलम। कॉलम ए चाइना रोज। 2. मोनाडेल्फस स्टेमन। बी फ्लावर। 1. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सी पॉलिन ग्रेन्स। 4. माइक्रोस्पोर। डी एम्ब्रोसेक। 3. ओवरी। कॉलम ए में दिए गए संरचना का कॉलम बी में दिए अवयवों के साथ समुचित मिलान कीजिए। कॉलम ए गुड़हल। 2. ए मोनोडेल्फस स्टेम। बी पुष्प। 1. जनानंग। सी परागण। 4. लघु बीजाणु। डी भ्रूणकोश। 3. अंडाशय। 13. वाई मोलिब्डेनम इज कंसिडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स, व्हाट इज इट्स रोल इन प्लांट्स? मोलिब्डेनम को पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों कहा जाता है? पादपों में इसकी क्या भूमिका है? मोलिब्डेनम इज कंसिडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी मिनिट क्वांटिटीज। रोल: मोलिब्डेनम रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्टिवेट्स द एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। मोलिब्डेनम को पौधे का सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है क्योंकि इसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। भूमिका: नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए
एंजाइम नाइट्रेट रिडक्स को सक्रिय करता है। 14. एक्सप्लेन हाइड्रोट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म गिविंग वन एग्जाम्पल फॉर ईच। जलानुवर्तन तथा प्रकाशानुवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक समुचित उदाहरण भी दीजिए। हाइड्रोट्रोपिज्म induced by water, that is growth of roots towards source of water. Phototropism induced by light, example bending of stems towards light. जलावर्तन जल के द्वारा होने वाली गति, उदाहरण जड़ों का जल स्रोत की ओर बढ़ना। प्रकाशानुवर्तन प्रकाश से प्रेरित, उदाहरण तने का प्रकाश की ओर झुकना। 15. डिफ्रेंशिएट वेस्कोटोमी फ्रॉम ट्यूबेकोटोमी, राइट 2 points फॉर each. वेस्कोटोमी तथा ट्यूबेक्टोमी के बीच विभेद कीजिए, प्रत्येक के 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। वेस्कोटोमी एंड ट्यूबेकोटोमी आर सर्जिकल मेथड्स इन मेल्स। द vas difference through which sperms travel out of epididymis is ligated by the surgeon to prevent sperms from going out of the body. This method is temporary and can be reversed by the surgeon if required. For permanently preventing fertilization, the vas difference is cut and the open ends ligatured, tied by thread. Tuberculotomy is sterilization of the women by cutting fallopian tubes and ligaturing them so that ovulated egg cannot pass down for fertilization. वेस्कोटोमी एवं ट्यूबेकोटोमी ये सल्क विधियां हैं। पुरुषों में शुक्रवाहिका जिनसे होकर शुक्राणु अधिविष्णों से बाहर आते हैं एक शल्य चिकित्सक द्वारा बांध दी जाती है ताकि शुक्राणु शरीर से बाहर न निकल सकें। यह विधि अस्थायी है और आवश्यकता पड़ने पर शल्य चिकित्सक द्वारा प्रवर्तित की जा सकती है। निषेचन को अस्थायी रूप से रोकने के लिए शुक्रवाहियों को काट दिया जाता है और खुले सिरे को धागे से बांध दिया जाता है। ट्यूबेकोटोमी महिलाओं का बंधियाकरण अंडवाहिकाओं को काट कर एवं बांध कर की जाती है ताकि निषेचन के लिए अंडा निर्मुक्त न हो सके। 16. एक्सप्लेन द रोल ऑफ द एंजाइम्स रूबिस्को एंड पेप्को इन C4 साइकिल। C4 चक्र में रूबिस्को तथा पेप्को क्योंकों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। रूबिस्को प्ले द रोल ऑफ फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू रूबी पी इन C4 cycle. PEP carboxylase fixes carbon dioxide with phosphanol pyruvate in mesophyll cells. रूबिस्को रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक करने की भूमिका निभाता है। C4 चक्र में पेप कार्बोक्सिलेज मेसोफिल कोशिकाओं में फास्फोनोल पाइरुवेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक करता है। 17. व्हाट इज सेंट्रल डोगमा? हाउ डज इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म राइट इन एन इक्वेशन फॉर्म? केंद्रीय सिद्धांत क्या है? केंद्र से कोशिका द्रव तक सूचना प्रवाह किस प्रकार होता है? इसे समीकरण के रूप में लिखिए। Genes are in the nucleus and proteins are synthesized in the cytoplasm of the cell. The transfer of information from gene to the site of protein synthesis constitutes the central dogma. The central dogma operates in the following sequence: information flow from DNA to the particular protein through RNA, DNA transcription, RNA translation, protein. For protein synthesis, first the information coded in DNA is copied as a complementary messenger RNA molecule. This is termed as transcription. Messenger RNA carrying information move out of nucleus into the cytoplasm attached to the ribosomes to translate the information in the form of a protein. This is termed translation as shown. In retrovirus, the genetic material is RNA. Therefore, during protein synthesis, it is first transcribed into a DNA molecule in the presence of the enzyme. Reverse transcripts and then the path of central dogma is followed as shown below. RNA, reverse DNA, mRNA, प्रोटीन। जीन न्यूक्लियस में होते हैं और प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव में जीन से प्रोटीन संश्लेषण स्थल को सूचना को स्थानांतरण केंद्रीय सिद्धांत निर्मित करता है जो निम्न अनुक्रमक में संपन्न होता है। सूचना डीएनए से आरएनए के जरिए विशेष प्रोटीन को संचारित होती है। डीएनए प्राकृतिक ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए ट्रांसलेशन, प्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए में कोडीकृत या कोडित सूचना को एक पूरक संदेशवाहक आरएनए अणु की भांति
प्रतिकृत किया जाता है, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। संदेशवाहक आरएनए में जिसमें सूचना निहित होती है न्यूक्लियस से बाहर आकर कोशिका द्रव में प्रवेश करता है और राइबोसोम से जुड़कर सूचना को एक प्रोटीन के रूप में संश्लेषित करता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। रेट्रोवायरस में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसके लिए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया की उपस्थिति में सर्वप्रथम एक डीएनए अणु को हस्तांतरित करता है। तत्पश्चात केंद्रीय सिद्धांत पथ का अनुसरण किया जाता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए प्रोटीन। 18. How is diffusion different from osmosis? Write any two important differences between two. परासरण से विसरण किस प्रकार भिन्न है? दोनों में दो महत्वपूर्ण अंतर लिखिए। Diffusion 1. Diffusion is the movement of a given substance from the place of its higher concentration to an area of its lesser concentration, irrespective of whether separated or not separated by a semi-permeable membrane. Osmosis 1. Osmosis is a special type of diffusion of solvent molecules such as water from lower concentration of solution to higher concentration of solution when the two are separated by a semi-permeable membrane. 2. The diffusion may occur in any medium. The moving particles may be solid, liquid or gas. 2. It occurs in liquid medium and only the solvent molecules such as water move from one place to another. विसरण और परासरण में अंतर। विसरण 1. विसरण दिए गए पदार्थ का उसके उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र में होने वाली गति है। इसके लिए पृथक्कारी अर्धपरागीय झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। परासरण 1. परासरण एक विशेष प्रकार का विलायक के अणुओं का विसरण है, जैसा पानी का निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण वाले विलयन में जाना है, जब दोनों तरल एक अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा अलग होते हैं। 2. विसरण किसी माध्यम में हो सकता है, गतिशील कण, ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। 2. परासरण केवल द्रव माध्यम में होता है और केवल विलायक के अणुओं जैसे पानी के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। 19. What are the two PEM disorders seen in our country? Write at least one symptoms for each one. अपने देश में समानतः परिलक्षित दो PEM विकार कौन से हैं? प्रत्येक विकार का एक एक लक्षण लिखिए। 1. Marasmus. Symptoms: wasting of muscles reduces the child to skin and bones. 2. Kwashiorkor. Symptoms: underweight. 1. Marasmus. लक्षण: मांसपेशियों का कमजोर होना बच्चे की त्वचा और हड्डियों को कमजोर कर देता है। 2. क्वासियोरकोर. लक्षण: वजन कम होना। 20. डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोलॉजिकल एंड एबायोलॉजिकल एंड टू फिक्सेशन इन द सॉइल। मृदा में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के जैविक तथा अजैविक तरीकों में विभेद कीजिए। एबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन: द नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड टू अमोनिया विदाउट इन्वॉल्विंग एनी लिविंग सेल। Biological nitrogen fixation: reduction of molecular nitrogen to ammonia by a living cell in the presence of enzymes called nitrogenases. अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण: नाइट्रोजन किसी भी जीवित कोशिका को शामिल किए बिना अमोनिया में अपचयन होती है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण: एक जीवित कोशिका द्वारा आणविक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। 21. ड्रॉ एंड लेबल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। वृद्धि का सिग्मॉइड वक्र का नामांकित चित्र बनाइए। बी. एक्सप्लेन द 3 इंपॉर्टेंट फेजेज ऑफ ग्रोथ, विच फेज इज द लॉन्गेस्ट वन। वृद्धि की 3 महत्वपूर्ण प्रावस्थाओं की व्याख्या कीजिए। कौन सी प्रावस्था सर्वाधिक दीर्घकालिक होती है? द कर्व हैज 3 phases of growth. 1. Lag phase. This is the initial phase of growth when the rate of growth is very slow. 2. Log phase. It shows rapid growth and is maximum during the entire lifespan. 3. Stationary phase. Here the rate of growth starts decreasing and finally it stops. वृद्धि की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1. प्रारंभिक प्रावस्था: यह वृद्धि का प्रारंभिक काल है जब वृद्धि दर अत्यंत धीमी होती है। 2. मध्य प्रावस्था: यह तीव्र वृद्धि दिखाती है और संपूर्ण जीवन काल में सबसे अधिकतम होती है। 3. स्थिर प्रावस्था: वृद्धि दर धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में रुक जाती है। सी लिंक ए डिस्क्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर।
22. Explain the following briefly with one example for each. A. Passive immunity. B. Active immunity. निम्नलिखित में प्रत्येक के एक उदाहरण के साथ संक्षिप्त व्याख्या लिखिए. ए. निष्क्रियतः उपार्जित प्रतिरक्षा. बी. सक्रियतः उपार्जित प्रतिरक्षा. A. Passive immunity. By transfer from an actively immunized individual through blood, serum, components, etc. This is called passive immunity. Breastfed children receive antibodies from the mother's milk. B. Active immunity. By infection so that antibodies are produced against the ineffective agent and by deliberate artificial immunization. This is termed as active immunity. Some infections such as diphtheria, whooping cough, smallpox and mumps usually induced a lifetime immunity. निष्क्रिय प्रतिरक्षा रक्त, सीरम घटक आदि के माध्यम से सक्रिय रूप से प्रतिरक्षित व्यक्ति से स्थानांतरित करके इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है. स्तनपान करने वाले बच्चों को मां के दूध से एंटीबॉडीज मिलती है. बी. सक्रिय प्रतिरक्षा संक्रमण द्वारा ताकि संक्रामक एजेंट के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन किया जा सके और जानबूझकर कृत्रिम टीकाकरण द्वारा इससे सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है. डिप्थीरिया, काली खांसी, चेचक और काठमाड़ा जैसे कुछ संक्रमण आमतौर पर जीवन भर के लिए प्रतिरक्षा पैदा करते हैं. 23. A. Draw a neat diagram of a nerve cell and label its 4 parts. A. एक तांत्रिक कोशिका का स्वच्छ चित्र बनाकर उसके किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए. Pause the video and see the answer. वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें. B. What is the advantages of having myelin sheath around axon? तंत्रिका कक्ष को आवृत किए हुए माइलिन आवरण का क्या लाभ है? It allows the electrical impulses to travel quickly and efficiently between one nerve cell and the next. यह विद्युत आवेगों को एक तंत्रिका कोशिका और अगले के बीच जल्दी और कुशलता से यात्रा करने की अनुमति देता है. 23C. What is the association of two successive neuron calls? न्यूरॉन के एक छोर का दूसरे न्यूरॉन के छोर से जुड़ने के संधि स्थान क्या कहते हैं? साइनेप्स. 24A. What is biodiversity? What is its advantage to mankind? जैव विविधता क्या है? इसका मानव कल्याण के लिए क्या लाभ है? Biodiversity. Biodiversity can be defined as the flora and fauna, that is variety of all plants, animals and microbes of a region. Importance of biodiversity. Biodiversity is essential for maintenance of ecosystem. It maintains gaseous composition of atmosphere, control climate, help in natural pest control, pollination of plants by insects and birds, soil formation and conservation, water purification and conservation, geochemical cycles etc. जैव विविधता को किसी स्थान में पाए जाने वाली पादप और जंतु अर्थात एक जंतु समूहों में विद्यमान प्रजातियों एवं सूक्ष्मीय प्रजातियों में पाए जाने वाली विविधता के रूप में परिभाषित करते हैं. जैव विविधता का महत्व. परिस्थितिका तंत्र के अनुसरण के लिए जैव विविधता आवश्यक है. यह वायुमंडल के गैसीय संगठन को बनाए रखने, जलवायु नियंत्रण करने, प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण में सहायक, कीटों एवं पक्षियों द्वारा पादपों का परागण करने, मृदा निर्माण तथा संरक्षण करने, जल शुद्धिकरण एवं संरक्षण करने और भू जैव रासायनिक चक्र आदि कार्यों को बनाए रखती है. 24B. Write any 4 human activities which are destroying it. ऐसी 4 मानव जनित क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं. 1. Destruction of habitat by cutting down trees, filling up the wetland, plugging of grassland or burning a forest. 2. Population explosion has increased demand for food and shelter. It has led to culture of single crop that will result in disappearance of some other crops. 3. Industrialization and urbanization has changed and destroyed the natural habitat of plant and animals. 4. Pollution of soil, air and water changes the habitat quality and may reduce or eliminate sensitive species. 1. पेड़ काटकर प्राकृतिक वास का नाश, आर्द्र भूमि का भराव, घास वाली जमीनों की जुताई एवं वनों का जलाया जाना. 2. जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन और शरण की इतनी ज़्यादा मांग हो गई है जो एकल फसल उगाने की प्रथा को बढ़ावा देती है. इसका परिणाम यह हुआ है कि कई अन्य फसलें अदृश्य हो गई हैं. 3. औद्योगिकरण एवं शहरीकरण ने पादपों एवं जंतुओं के प्राकृतिक आवासों को परिवर्तित और नष्ट कर दिया है.
4. मृदा, वायु और जल प्रदूषण के फलस्वरूप आवासीय गुणवत्ता में परिवर्तन आए हैं, जैसे संवेदनशील प्रजातियां कम हो सकती हैं या पूर्णतः लुप्त हो सकती हैं। 25A. हाउ डज नेफ्रॉन हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन इन आवर बॉडी? हमारे शरीर के परासरण नियमन में नेफ्रॉन किस प्रकार सहायक है? The nephron plays a crucial role in osmoregulation by filtering and regulating the composition of blood and producing urine that maintains the body's water and electrolyte balance. नेफ्रॉन रक्त की संरचना को फिल्टर और विनियमित करके और शरीर के पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने वाले मूत्र का उत्पादन करके परासरण नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। B. Where do we find Malpighian tubules? How they are important for the organism? मेलपीगी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं तथा जीव के लिए उसका क्या महत्व है? Malpighian tubules are found at the junction of maggot and hangant in insects and other arthropods. It plays a major role in excretion and osmoregulation. मेलपीगी नलिकाएं कीड़ों और अन्य संधिपादों में मध्यांतर और पश्चांतर के जंक्शन पर पाई जाती हैं। यह उत्सर्जन और परासरण नियमन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। 26. Give one word answers to the statements given below. A. Plant cells that continue dividing. Meristem cells. B. Xylem and phloem together called vascular bundles. C. Plant cells having similar cells. Tissue. D. Dead tissue that gives support to soft tissue in stem. स्केलेनकाइमा। निम्नलिखित प्रत्येक कथन के लिए समुचित तकनीकी शब्द लिखिए। ए. सततः विभाजन करने वाली पादप कोशिकाएं, विभज्योतक कोशिकाएं। बी. जाइलम तथा फ्लोएम को संयुक्त रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? संवहन पुलों। सी. एक समान संरचनाओं वाली पादप कोशिकाओं का समूह, उत्तक। डी. तने में पाई जाने वाली वह मित्र कोशिकाएं जो मृदु उत्तकों को सहारा प्रदान करती है, दृढ़ोतक। 27A. Draw a neat diagram of transverse section of human ovary and label its following parts. 1. Primary follicle. 2. Graafian follicle. 3. Corpus luteum. 4. Released ovum. मानव अंडाशय की अनुप्रस्थ काटकर स्वच्छ चित्र बनाकर उसके निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। 1. प्राथमिक पुटक। 2. ग्राफियन पुटक। 3. कॉर्पस लूटियम। 4. निर्मुक्त अंड। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। बी. राइट लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए. फैलोपियन ट्यूब। 3. इंडोमेट्रियम। 3. फैम्ब्री। निम्नलिखित प्रत्येक संरचना की अवस्थिति तथा प्रकार लिखिए। 1. फैलोपी नलिकाएं। 2. अंत अस्तर। 3. झालर। 1. Fallopian tube is a pair of tubes located in the female reproductive system. They are situated on either side of the uterus and extend towards the ovaries. The function of the fallopian tubes is to transport eggs released from the ovaries to the uterus where fertilization can occur. 3. Endometrium is the inner lining of the uterus and its thickness varies throughout the menstrual cycle. Its function is to provide a nourishing environment for a fertilized egg to implant and develop into a fetus. 3. Fambry are finger-like projection located at the end of each fallopian tube nearest to the ovary. The fambry help to capture the egg released by the ovary and guide it into the fallopian tube. एक फैलोपियन ट्यूब महिला प्रजनन प्रणाली में स्थित ट्यूबों की एक जोड़ी है। वे गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं और अंडाशय की ओर बढ़ते हैं। फैलोपियन ट्यूब का कार्य अंडाशय से जारी अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाना है जहां निषेचन हो सकता है। 2. एंडोमेट्रियम गर्भाशय की आंतरिक परत है जो इसकी मोटाई पूरे मासिक धर्म चक्र में बदलती रहती है। इसका कार्य एक निषेचित अंडे को भ्रूण में प्रत्यारोपित करने और विकसित करने के लिए एक पौष्टिक वातावरण प्रदान करना है। 3. फैम्ब्रिया अंडाशय के निकटतम प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब के अंत में स्थित उंगली की तरह के अनुमान है। फैम्ब्रिया अंडाशय द्वारा छोड़े गए अंडे को पकड़ने में मदद करती हैं और इसे फैलोपियन ट्यूब में निर्देशित करती है। 28A राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1 RBC, 2 प्लेटलेट्स, 3 प्लाज्मा। निम्नलिखित संरचनाओं में प्रत्येक का प्रकार लिखिए। 1 लाल रुधिर कोशिकाएं, 2 पट्टिकाणु, 3 प्लाज्मा।
1. The main function of red blood cells is to transport oxygen from the lungs to the body tissue and carry carbon dioxide from the tissues to the lungs to be exhaled. 2. Platelets are responsible for blood clotting. 3. Plasma is the liquid component of blood and serves as a transport medium for nutrients, hormones and waste product. 1. लाल रक्त कणी कोशिकाओं का मुख्य कार्य फेफड़ों में ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक ले जाना है ताकि सांस छोड़ी जा सके। 2. प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने के लिए होते हैं। 3. प्लाज्मा रक्त का तरल घटक है और पोषक तत्वों, हार्मोन और अवशिष्ट उत्पादों के परिवहन माध्यम के रूप में कार्य करता है। B. Why a person with blood group AB cannot donate blood to the person with other blood group that is A, B and O? Explain. AB रक्त समूह वाला व्यक्ति अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को रुधिर आदान क्यों नहीं कर सकता है? People with blood group AB do not have antibodies against the Rh factor, which is another antigen found on red blood cells. Therefore, someone with AB blood can donate red blood cell to individuals who also have AB blood, but not to people with other blood types such as A, B or O. AB रक्त समूह वाले लोगों में RH कारक के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होती है, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं पर पाया जाने वाला एक अन्य एंटीजन है। इसलिए AB रक्त वाला कोई व्यक्ति लाल रक्त कोशिकाओं को उन व्यक्तियों को दान कर सकता है लेकिन जिसके पास AB रक्त है, लेकिन अन्य रक्त प्रकार जैसे AB या O वाले लोगों को नहीं। 29A. Why do we consider a habitat as address of an organism and नीचे as its profession? Right definition of both the terms. किसी भी जीव अथवा जातियों के आवास को उसका पता तथा निकेत को उसकी दक्षता समझा जा सकता है। क्यों? आवास तथा निकेत दोनों की परिभाषा लिखिए। The habitat is called address because it defines the place where an animal lives. The नीचे is called profession because it defines the role of an organism in an ecosystem. आवास को पता कहा जाता है क्योंकि यह उस स्थान को परिभाषित करता है जहां एक जानवर रहता है। निकेत को दक्षता कहा जाता है क्योंकि यह एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की भूमिका को परिभाषित करता है। B. What is the role of 1. विटामिन A, 2. कैल्शियम एंड 3. ग्लूकोज इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में विटामिन A, C++ तथा ग्लूकोज की क्या भूमिका है? 1. विटामिन A is essential for maintaining good vision. 2. Calcium is necessary for the formation and maintenance of strong bones and teeth. 3. Glucose is an important source of energy for the body. 1. अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए विटामिन A आवश्यक है। 2. मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण और रख रखाव के लिए कैल्शियम आवश्यक है। 3. ग्लूकोज शरीर के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 30. Answer the following. A. 2 important characters of phylum Arthropoda and phylum Annelida. फाइलम आर्थ्रोपोडा तथा फाइलम एनिलिडा के दो महत्वपूर्ण अभिलक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। 1. द एनिलिडा आर कोइलोमेट एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक। 2. दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक फाइलम आर्थ्रोपोडा आर 1. द बॉडी इज ट्राइप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल। 2. दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइलम एनिलिडा की विशेषताएं। 1. एनिलिड प्रगुहा और त्रिजनकोशिकीय होते हैं। 2. वे अंग प्रणाली स्तर के संगठन का प्रदर्शन करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा की विशेषताएं। 1. शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक, खंडित और द्विपक्षीय रूप से सममित है। 2. वे संगठन के अंग प्रणाली स्तर का प्रदर्शन करते हैं। B. 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ मैमल्स। मैमेलिया के 4 महत्वपूर्ण अभिलक्षण। 1. Mammals are warm-blooded animals who give birth to their younger ones. 2. They are the most dominant form of animals found in almost all types of habitats. 3. They have mammary glands that help them produce milk to feed their younger ones. 4. Presence of region of the brain known as neocortex. 1. स्तनधारी गर्म रक्त वाले जानवर हैं जो अपने से छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। 2. वे लगभग सभी प्रकार के आवासों में पाए जाने वाले जानवरों का सबसे प्रमुख रूप है। 3. उनके पास स्तन ग्रंथियां होती हैं जो उन्हें अपने से छोटे बच्चों को दूध पिलाने में मदद करती हैं। 4. मस्तिष्क के क्षेत्र की उपस्थिति जिसे नियोकॉर्टेक्स कहा जाता है। C. 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। आवृत्तिबीजी के 4 महत्वपूर्ण अभिलक्षण। 1. All plants have flowers at some stage in their life. The flower are the reproductive organ for the plant, providing them with a means of exchanging genetic information.
2. The sporophyte is differentiated into stems, roots and leaves. 3. The vascular system has two vessels in the xylem and companion cell in the phloem. 4. The stamens and the carpels are organized into a structure called the flower. एक, सभी पौधों में उनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में फूल होते हैं। फूल पौधे के लिए प्रजनन अंग होते हैं जो उन्हें आनुवांशिक सूचनाओं के आदान प्रदान का साधन प्रदान करते हैं। 2. स्पोरोफाइट तनों, जड़ों और पत्तियों में विभेदित होता है। 3. संवहन तंत्र में जाइलम में सच्ची वाहिकाएं और फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं होती हैं। 4. पुंकेसर और अंडप एक संरचना में व्यवस्थित होते हैं जिसे फूल कहा जाता है। See link at description for previous year solved question paper.